नमस्कार। ये हमारे बल का पार्ट दूसरा है। इससे पहले वाले वीडियो के अंदर हमने बल क्या है, खींचना या धक्का देना, ठीक है, उसके बारे में हमने बातचीत की थी। देखिए, अब हम बात करते हैं कि बल लगाने से होता क्या है। ठीक है, बल लगाने से क्या होता है, ये बात करेंगे। ठीक है, अब साधारण हम इसके बारे में बात करें तो बल क्या करेगा। बल वस्तु की गति की अवस्था, किसमें, वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन करेगा। परिवर्तन करेगा। बल क्या करेगा, वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन कर सकता है या करेगा। देखिए, इसके लिए हम दो एग्जाम्पल लेते हैं। हमारे पास रबड़ की एक गेंद है। किसकी गेंद है, रबड़ की गेंद। उस रबड़ की गेंद को हम एक तो समतल सतह पर धक्का दें और फिर धक्का दें तो उसकी चाल बढ़ेगी। ठीक है, लेकिन उसी प्रकार हम कंकरीला सतह है उस पर देंगे तो उसकी चाल समतल सतह से कुछ कम होगी। लेकिन यदि हम इस गेंद को समतल सतह पर धक्का देते जाएं और आगे धक्का देते जाएं और आगे धक्का देते जाएं तो उसको गति दे रहे हैं और धक्का उसी दिशा में दे रहे हैं। ठीक है, यानी गति और जो बल की दिशा एक ही है तो उसकी चाल क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और यदि हम क्या करें, इस गेंद को यहाँ आगे हाथ लगा के रोक दें तो उसकी चाल समाप्त हो जाएगी। ठीक है, इस प्रकार अब वो रुकने पर उसकी चाल क्या है, शून्य है। तो इसका मतलब कह सकते हैं वस्तु की हम गति है उसको परिवर्तित कर सकते हैं। अब हम फुटबॉल की बात करें। फुटबॉल का जो खेल होता है उसमें एक नाम आता है पेनल्टी किक। देखिए, पेनल्टी किक में ये जो नेट यहाँ लगा होता है और यहाँ खिलाड़ी खड़ा है जो आने वाली बॉल को रोकने का काम करेगा। ठीक है, और यहाँ एक जगह बॉल को रखा जाता है और दूसरा खिलाड़ी यहाँ से इसको चोट करता है, किक लगाता है। जब तक ये बॉल यहाँ स्थिर है तब तक तो इसकी चाल क्या है, शून्य है। और जो ही खिलाड़ी इसको किक मारेगा उसमें गति आ जाएगी। ठीक है, उसकी चाल बदलेगी। ये खिलाड़ी उसे उछलकर रोकने का प्रयास करेगा या सामने रोकने का प्रयास करेगा, या हो सकता है इसके हाथ से वो छूट के इधर उधर चली जाए। ठीक है, तो क्या हो रहा है, चाल भी बदल रही है और दिशा भी बदल रही है। और मान लो ऐसा नहीं होता, वो न रोक पाता है न उसे विक्षेपित कर पाता है और वो पीछे कहाँ चली जाती है, नेट पर चली जाती है। तो अब वस्तु की चाल क्या मानी जाती है, शून्य मानी जाती है, गोल हो जाता है। तो यहाँ क्या था, वस्तु की चाल है उसमें परिवर्तन आया। कब आया, यदि बल है वो गति की दिशा में ही लगा तो चाल बढ़ जाती है। बल गति की दिशा में ही लगता है तो चाल बढ़ जाएगी। जैसे इस गेंद को एक ही दिशा में चोट करते जा रहे हैं तो चाल बढ़ रही है। ठीक है, तो यहाँ बल लगाकर एक ही दिशा में, गति की दिशा में हमने बल लगा दिया, चाल बढ़ जाएगी। लेकिन यदि वो विपरीत दिशा से लगेगा तो वो चाल कम हो जाएगी, जैसे हमने गेंद को रोक दिया। इसका मतलब सीधा सा हमें ये समझ में आ जाना चाहिए कि जब बच्चा है वो टायर को चलाता है तो टायर को चलाता है, उसको तेज से उसी दिशा में बल देता जाता है। तो इसका मतलब चाल तेज करनी है तो गति की दिशा में ही हमें बल लगाना पड़ेगा। इसीलिए टायर चलाते समय बच्चे गति की दिशा में ही बल लगाते रहते हैं। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं, क्या ये जो बल है केवल चाल बदलेगा, ठीक है,
देखिए बल चाल बदल रहा है, ठीक है, गेंद को हम एक ही दिशा में धकेल रहे हैं, तो क्या हो रहा है, उसकी गति या उसकी चाल तेज हो रही है। फुटबॉल को किक मारा, उसकी चाल तेज हो रही है, तो क्या वो केवल चाल को ही बदल रहा है? देखिए ऐसा नहीं है, क्योंकि वो दूसरी चीज़ भी बदल रहा है। वो क्या है? दिशा बदल रहा है। अब इसका एग्जाम्पल हम कैसे लेंगे? वॉलीबॉल का गेम देखते हैं हम, ठीक है। वॉलीबॉल का जो गेम होता है उसमें खिलाड़ी सीधे चोट नहीं करता, उसकी मर्जी है, वो अपने खिलाड़ी के पास दाएं बाएं भी दे सकता है और वो मैदान से उसको बाहर भी फेंक सकता है। इसका मतलब वो उसकी चाल भी बदल रहा है और उसकी दिशा भी बदल रहा है। उसी प्रकार हम बात करें क्रिकेट के खेल में, तो क्रिकेट के अंदर बल्लेबाज के पास जो बॉल आ रही है, उस बॉल को जब वो किक करता है या उस बॉल को जब वो बल्ले से प्रहार करता है, तो वो उसकी गति की विपरीत दिशा में मार रहा है। उसकी गति तो इधर थी, लेकिन उसने विपरीत मारा है, तो उसकी क्या बदल गई? चाल और दिशा भी बदलती है। तो जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है, तो बल लगाने से उसकी चाल और दिशा में जो बदलाव आता है, वो वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन कहलाता है। ध्यान रखें, जब किसी वस्तु पर बल लगाकर उसकी चाल और दिशा बदली जाती है, तो उसे वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन कहा जाता है। इसका मतलब बल लगाने पर क्या होगा? सदैव किसी वस्तु में परिवर्तन ऐसा भी नहीं होगा। हमने बल लगाया है, बल लगाने से चाल दिशा बदली है, तो वो वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन कहलाएगा, क्योंकि चाल और दिशा बदलने को ही गति की अवस्था माना गया है। तो क्या हम बल लगाएंगे तो हर बार उसकी चाल या दिशा में परिवर्तन आएगा? देखिए ऐसा नहीं है। किसी वस्तु में हर बार बल लगाने से उसकी चाल बदल जाए, उसकी गति बदल जाए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। हम जैसे एग्जाम्पल लें, ये एक हमारे पास बहुत ही भारी संदूक है। इस बहुत ही भारी संदूक को व्यक्ति धक्का दे रहा है, लेकिन वो अपने स्थान से बिल्कुल भी नहीं खिसक रही है। इसका मतलब वो बल जरूर लगा रहा है, लेकिन उसका बल क्या है? शून्य है। इसी प्रकार एक व्यक्ति है, वो एक दीवार को धक्का दे रहा है, वो बल जरूर लगा रहा है, लेकिन इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। इसका मतलब उसका बल शून्य है। तो हम क्या कह सकते हैं कि भारी संदूक है, दीवार है, इन पर धक्का लगाया जाता है, तो गति की अवस्था में परिवर्तन होना आवश्यक नहीं है। उसके द्वारा लगाया गया बल क्या होगा? उसके द्वारा लगाया गया बल शून्य होगा। हमने पहले पढ़ा है कि बल है वो वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन कर सकता है। ठीक है, किसमें परिवर्तन कर सकता है? बल वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन कर सकता है। अब हम देखिए, बल किसी वस्तु की आकृति बदल सकता है। क्या बदल सकता है? आकृति बदल सकता है। अब इसके हम कुछ एग्जाम्पल लें। जैसे आटा है, आटा गूंदना। आटा गूंदते हैं या आटा गूंदते हैं तो उस पर जैसे प्रेशर लगाया जाता है, उसकी लगातार आकृति क्या होती है? बदलती है। इसी प्रकार एक व्यक्ति जब साइकिल की गद्दी पर बैठता है तो उस गद्दी के आकार में भी परिवर्तन आ जाता है। इसी प्रकार रबड़ की गेंद है, उस गेंद को दबाना। रबड़ की गेंद को दबाएंगे तो भी उसमें परिवर्तन आएगा। फूले हुए
गुब्बारे को दबाना। फूला हुआ गुब्बारा दबाते हैं तो उसमें भी आकार में परिवर्तन आ जाता है, उसकी आकृति बदल जाती है। अब हमारे पास गूंधा हुआ आटा है, उसकी लोई बनाकर हम क्या बनाएं, चपाती बनाएं। ठीक है, गूंधे हुए आटे की लोई बनाकर चपाती बनाएं तो उसकी भी आकृति में परिवर्तन आ जाता है। तो इन सब बातों से हमें क्या पता चलता है कि बल लगाकर किसी वस्तु की आकृति बदल सकते हैं। पहले हमने पढ़ा वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन कर सकते हैं। तो इन सब बातों से हमें कुछ बातें हैं वो निकल कर सामने आती है। एक तो ये का बल है वो किसी भी वस्तु में विराम अवस्था से गति अवस्था में ला सकता है। ठीक है, बल लगाकर विराम अवस्था में किसी वस्तु को गतिशील अवस्था में लाया जा सकता है। ठीक है, दूसरा, बल लगाकर गतिशील वस्तु की दिशा बदली जा सकती है। साथ ही साथ बल लगाकर वस्तु की चाल बदली जा सकती है। यानी बल लगाकर वस्तु की चाल बदल सकते हैं, गतिशील वस्तु की दिशा बदल सकते हैं, विराम अवस्था में कोई वस्तु है तो उसे गति प्रदान कर सकते हैं। ठीक है, और क्या कर सकते हैं, वस्तु की आकृति में परिवर्तन ला सकते हैं। ये कुछ काम हम क्या कर सकते हैं, बल लगाकर कर सकते हैं। देखिए, एक वस्तु है, उस वस्तु पर बल लगाकर एक प्रभाव भी उत्पन्न किया जा सकता है और इनमें एक से अधिक प्रभाव भी उत्पन्न किए जा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हम बल लगाएं उस बल से गति भी बदल जाए, दिशाएं बदल जाए, चाल बदल जाए, आकृति बदल जाए, सारी चीज़ें बदले, ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन कई बार सारी चीज़ें बदली जा सकती हैं और कई बार एक ही प्रभाव उत्पन्न किया जा सकता है। लेकिन ये बात बहुत ही आवश्यक है कि बल लगाए बगैर इनमें से कोई भी प्रभाव उत्पन्न नहीं किया जा सकता। बल के बगैर ना हम गति बदल सकते हैं, ना दिशा बदल सकते हैं, न चाल बदल सकते हैं और ना ही वस्तु की आकृति बदल सकते हैं। ठीक है, तो ये जो हमने बातें पढ़ी हैं उनसे हमें पता चला कि बल लगाकर हम गति की अवस्था बदल सकते हैं और वस्तु की आकृति बदल सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं बल के प्रकार की। बल के प्रकार, देखिए बल के मुख्य दो प्रकार हैं। एक है संपर्क बल और एक है असंपर्क बल। ठीक है, देखिए संपर्क बल क्या होता है। संपर्क बल तब काम करता है जब दो वस्तुएं परस्पर संपर्क में, तब तो वो क्या काम करेगा, संपर्क बल। और जब बल लगने वाली वस्तुएं हैं वो परस्पर संपर्क में नहीं हो तो वो कहलाता है असंपर्क बल। ठीक है, संपर्क बल में देखें तो हमारे सामने एग्जाम्पल है पेशीय बल और दूसरा है हमारे सामने घर्षण बल। ये क्या है, पेशीय बल और घर्षण बल ये संपर्क बल के उदाहरण है, जबकि चुंबकीय बल, ठीक है, कौन सा बल है, चुंबकीय बल स्थिर वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल, ये किसके उदाहरण हैं, ये उदाहरण है असंपर्क बल के। तो हम पहले देखते हैं संपर्क बल और सबसे पहला है पेशीय बल। ठीक है, देखिए पेशीय बल कहेंगे किसे, हमसे साधारण सा सवाल पूछ लिया जाए कि पेशीय बल किसे कहेंगे,
तो वो बल जिसमें हमारी मांसपेशियां की क्रिया करती है या हमारी मांसपेशियों के क्रिया स्वरूप लगने वाला बल, यानी हमारी मांसपेशियों के क्रिया स्वरूप लगने वाला बल पेशीय बल कहलाता है। ध्यान रखें, पेशीय बल तभी लगाया जा सकता है जब पेशियां किसी वस्तु के संपर्क में हों। जैसे मैं लिख रहा हूं तो मेरी पेशियां यहां भी काम कर रही है, ठीक है। तो हमारी मांसपेशियों की क्रिया स्वरूप लगने वाला बल क्या कहलाता है? पेशीय बल। और पेशीय बल तभी लगाया जा सकता है जब पेशियां क्या है, किसी वस्तु के संपर्क में हो। इसलिए पेशीय बल किसका उदाहरण हो गया? इसलिए पेशीय बल संपर्क बल का उदाहरण हो गया। इसे हम संपर्क बल भी कह सकते हैं या कहते हैं। अब देखिए कि जैसे हम क्या करते हैं, श्वसन करते हैं। हमारी श्वसन क्रिया में हमारे फेफड़े उठते हैं, नीचे गिरते हैं। तो फेफड़ों का उठाव और नीचे गिरना है वो पेशियों के कारण ही संभव हो पाता है। इसी प्रकार हम क्या करते हैं, पाचन करते हैं। पाचन के अंदर भी हमारा भोजन धकेला जाता है आगे, वो भी किसकी वजह से? पेशियों के द्वारा आगे धकेला जाता है। इसी प्रकार हमारा शरीर गति करता है, उस गति में भी किसका योगदान होता है? हमारी पेशियों का योगदान होता है। इस प्रकार पेशीय बल है वो संपर्क बल कहलाता है। अब हम बात करते हैं घर्षण बल की। किसकी बात करेंगे? घर्षण बल, ठीक है। यहां हम एग्जाम्पल लेते हैं कि कोई लुढ़कती हुई गेंद है, एक फर्श है, उस पर कोई गेंद क्या रही है? लुढ़क रही है। लुढ़कती गेंद धीरे धीरे जाकर क्या हो जाती है? रुक जाती है। इसी प्रकार साइकिल है, उस पर पेडल मारते हैं, क्या मारते हैं? पेडल मारते हैं, वो आगे बढ़ती है, ठीक है। लेकिन पेडल मारना हम क्या कर दें? बंद करें तो साइकिल क्या होगी? रुकेगी, ठीक है। यानी साइकिल पर पेडल मारते चलेंगे तब तक तो वो चलती जाएगी, लेकिन जब पेडल मारना रोक देंगे तो वो अंत में जाकर रुक जाएगी। इसी प्रकार नाव है, नाव को खेना बंद करें, ठीक है, तो बंद करने पर वह रुक जाती है। तो नाव को खेना बंद कर दिया तो वो भी क्या हो गई? रुक गई। तो ये सब क्यों हुआ? ठीक है, देखिए, लुढ़कती हुई गेंद का रुकना, साइकिल पर पेडल है वो मारना बंद करने पर साइकिल का रुकना, नाव खेना बंद करने पर नाव का रुकना, ये सभी घर्षण बल के कारण होता है। यानी गति करती हुई सभी वस्तुएं किसके कारण रुकती है? घर्षण बल के कारण रुकती है। ध्यान रखें, सभी गति करती वस्तुएं घर्षण बल के कारण रुकती है। घर्षण की एक खास बात है कि घर्षण हमेशा वस्तु की गति की विपरीत दिशा में काम करेगा। यदि वस्तु आगे की ओर जा रही है तो उसका घर्षण पीछे की ओर लगेगा, ठीक है। और वो पीछे की ओर लगने वाला घर्षण बल उस वस्तु की गति का विरोध करता है, ठीक है। इसलिए घर्षण बल हमेशा गतिशील वस्तु पे लगेगा। इससे हमें क्या पता चला कि घर्षण बल लगने के लिए दो वस्तुओं का या दो सतहों का संपर्क होना आवश्यक है। इसलिए घर्षण बल भी संपर्क बल का उदाहरण है, ठीक है। तो यहाँ संपर्क बल कौन कौन सा हो गया? पेशीय बल और घर्षण बल। आगे हम बात करते हैं असंपर्क बलों के बारे में। यानी हमने पहले संपर्क बलों के बारे में बात की थी, जिसमें हमने पेशीय बल और घर्षण बल के बारे में जानकारी ली थी। अब है असंपर्क बल, ठीक है। असंपर्क बल के अंदर हम सबसे पहले लेते हैं चुंबकीय बल, ठीक है।
देखिए हम एक एक्टिविटी के ज़रिए इसके बारे में जानकारी लेते हैं। देखिए एक्टिविटी क्या है कि ये हमारे पास पेंसिल है, ठीक है, और इन पेंसिलों पर हमने क्या कर दिया, एक चुंबक को रख दिया। किसको रखा है? चुंबक को, ठीक है। अब ये चुंबक रखा है, उस चुंबक के लिए पेंसिलें एक रोलर का काम करेंगी। किसका काम करेंगी? रोलर का, ठीक है। अपन जानते हैं कि चुंबक है उसके दो ध्रुव होते हैं, ठीक है, उत्तर और दक्षिण। अब हम दूसरे चुंबक का जो उत्तरी ध्रुव है वो पेंसिल पर रखे चुंबक के पास लेकर जाते हैं। तो हम देखते हैं कि जब उत्तरी ध्रुव के पास दूसरे चुंबक का उत्तरी ध्रुव लेके जाते हैं तो ये पेंसिल है उस पर ये चुंबक गति करता है, यानी वो आगे चला जाता है, ठीक है। लेकिन जो ही हम ये दिशा बदल देते हैं, यानी अब हम क्या करेंगे, उस पेंसिल पर रखे चुंबक के पास उत्तरी ध्रुव के पास दक्षिणी ध्रुव लेके आते हैं तो चुंबक इसकी तरफ आकर्षित होता है, ठीक है। तो इस प्रकार चुंबकों के द्वारा लगाया गया बल चुंबकीय बल कहलाता है। चुंबकीय बल एक असंपर्क बल का उदाहरण है। क्यों? क्योंकि इसमें दोनों चुंबकों को पास आने की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि चुंबक के जो समान ध्रुव हैं, कैसे ध्रुव हैं? समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो प्रतिकर्षित करने का मतलब क्या हो गया? ये धकेलते हैं, तो यहां आ गया धक्का। क्या आ गया? धक्का, यानी अपकर्षण, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया? बल हो गया। लेकिन वहीं जब असमान ध्रुव लेके आते हैं तो चुंबक के असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। क्या करते हैं? आकर्षित। तो इसका मतलब वो क्या हो गया? खिंचाव हो गया। तो वहां में कौन सी प्रक्रिया सामने आई? अभिकर्षण। पर हमने पहले पढ़ा था कि खींचना या धक्का देना ही क्या कहलाता है? बल। और खींचने के लिए हमने लग लिया था शब्द अभिकर्षण और धक्के के लिए अपकर्षण। तो चुंबक के समान ध्रुव में प्रतिकर्षण होता है, असमान ध्रुव में आकर्षण होता है। इस प्रकार चुंबक है वो बल दर्शाता है। चूंकि चुंबकीय बल संपर्क में आए बिना ही काम करता है, इसलिए एक असंपर्क बल का उदाहरण है। दूसरा बल हम लेते हैं स्थिर विद्युत बल, ठीक है। देखिए स्थिर विद्युत बल को समझने के लिए हम क्या लेते हैं? एक प्लास्टिक की स्ट्रॉ लेते हैं, ठीक है, प्लास्टिक की नली या स्ट्रॉ। इस स्ट्रॉ के हमने क्या कर लिए? दो टुकड़े कर लिए और एक टुकड़ा हमने स्ट्रॉ का इस प्रकार लटका दिया, ठीक है। ये किसी आधार से बांध के हमने लटका दिया स्ट्रॉ का टुकड़ा। अब हम क्या करेंगे? इसका जो दूसरा टुकड़ा हमने लिया है उस टुकड़े को हम एक कागज की शीट से रगड़ेंगे। किससे रगड़ेंगे? कागज की शीट से रगड़ेंगे और रगड़कर लटकते हुए स्ट्रॉ के पास लेके जाएंगे। ध्यान रखेंगे वो उसे स्पर्श नहीं करना चाहिए। हम देखते हैं कि जब लटकते हुए स्ट्रॉ के पास कागज से रगड़े हुए स्ट्रॉ को ले जाया जाता है तो लटका हुआ स्ट्रॉ उससे दूर भागता है। अब हम क्या करेंगे? लटकते हुए स्ट्रॉ को भी उसी कागज की शीट से रगड़ देंगे। तो अब हम दूसरे स्ट्रॉ को उसके पास लेके आएंगे तो हम देखते हैं कि वो दोनों स्ट्रॉ पास पास आ जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार हमसे क्या निष्कर्ष निकालते हैं कि एक आवेशित वस्तु जब किसी दूसरी आवेशित या अनावेशित वस्तु पर बल लगाती है वो स्थिर विद्युत बल कहलाता है। और ये स्थिर विद्युत बल है वो
आवेश ग्रहण करने के कारण, रगड़ने के कारण कुछ समय के लिए वस्तु पर आता है। और स्थित विद्युत बल है, उसके लिए भी इन वस्तुओं को संपर्क में आने की आवश्यकता नहीं होती। आवेशित वस्तु है वो किसी अनावेशित या आवेशित वस्तु को प्रतिकर्षित करती है या आकर्षित करती है, संपर्क में आए बगैर ये बल दिखाती है, इसलिए ये भी असंपर्क बल का एक उदाहरण है। अब हम बात करें गुरुत्व बल। देखिए, इसे हम गुरुत्व बल भी कह सकते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल भी कह सकते हैं। ठीक है, दोनों नाम इसके लिए अपन ले सकते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल, यहाँ देखिए हम क्या देखते हैं कि हमारे हाथ से कोई चीज गिरती है वो नीचे चली जाती है। ठीक है, चाहे वो कोई सामान गिरे, सिक्का गिरे, कुछ भी गिरे, वो नीचे गिरेगा। इसी प्रकार पेड़ से कोई पत्ता गिरता है, कोई फल गिरता है तो वो भी नीचे जाता है। नल से पानी नीचे जाता है, नदियाँ भी ऊपर से नीचे की ओर बहती है। ये सारे के सारे काम किस लिए हैं? गुरुत्व बल या गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही होते हैं। इसका मतलब पृथ्वी प्रत्येक वस्तु पर अपनी ओर खींचने के लिए एक बल लगाती है और वह बल गुरुत्व बल या गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। और यह बल भी पृथ्वी के संपर्क में आए बिना ही प्रत्येक वस्तु पर लगता है, इसलिए ये भी असंपर्क बल का एक उदाहरण है। देखिए, प्रत्येक वस्तु, विश्व की प्रत्येक वस्तु है, चाहे वो छोटी है चाहे वो बड़ी है, उस प्रत्येक वस्तु पर गुरुत्व बल काम कर रहा है और जिसी के कारण वो चीज़ वहाँ रह रही है। हम पर भी चलते फिरते हर समय हम पर भी गुरुत्वाकर्षण बल काम कर रहा है, जिसकी वजह से हम पृथ्वी पर टिके हुए हैं। इस प्रकार चुंबकीय बल, स्थिर विद्युत बल और गुरुत्व बल ये असंपर्क बल के उदाहरण हैं, क्योंकि ये दो वस्तुओं के संपर्क में आए बगैर ही कार्य